नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, इसके साथ ही आपको आपके राशिफल भी बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पर। क्या है वो टॉपिक, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इसके पहले आपको आज के पंचांग और इसके साथ ही आज के राहु काल से अवगत करवा देते हैं। तो पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन बुधवार। आज प्रतिपदा दोपहर को 1:33 तक होगी। मूल नक्षत्र दोपहर 3:33 तक होंगे। आज चंद्रमा धनु राशि में और आज का राहु काल 12:04 से 1:44 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बुराई को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी के अंदर थोड़ी अच्छाई होती है और कुछ लैकिंग्स भी जरूर होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को किसी की बुराई बता दें तो वो क्रोधित हो जाते हैं। जैसे अब मैं आपकी बुराई बताने वाला हूँ। मैं क्रोधित नहीं होंगी पंडित जी, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े अगर कुछ कह रहे हैं तो किसी वजह से ही कह रहे होंगे और हमेशा आपके पास ठीक करने के, अपने आप को ग्रूम करने के अवसर होने चाहिए। एग्जैक्टली ये होना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी की बुराई बता रहे हो तो उसे राजी होना चाहिए अपनी बुराई सुनने के लिए और उसे अपने अंदर सकारात्मक सुधार की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो होता ये है कि आपकी जन्म कुंडली, जैसे हम काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें यानी परात्पर ब्रह्म की कुंडली देखें तो उसका तीसरे स्थान का स्वामी बुध होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये तीसरा स्थान मन का होता है। तो अगर कहीं मन का स्वामी आपकी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो आपका मन हमेशा ये शांत रहता है। पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो वो दिग्भ्रमित हो सकता है। बुध अगर मंगल जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा क्रोधी रहते हैं। यदि आप शनि जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आप बहुत अहंकार से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं और जिसका प्रभाव ये होता है कि यदि आपके जीवन में कुछ बुराइयां चल रही है और कोई दूसरा उसे टोक देवे तो आप उससे रिश्ते खराब कर बैठते हैं। मतलब आपके पास सुधरने का जो एक मौका होता है वो भी आप खो बैठते हैं। ये परेशानी होती है। असल में आपके विकास में यही चीज़ें बाधा पैदा करती है कि जब आप अपनी बुराई नहीं सुन पाते या अपने बारे में कुछ अच्छा हमेशा सुनने की इच्छा करते हैं, ये दोनों ही बातें आपके लिए पैनिक होती हैं। और ऐसे लिखा है कि निंदक निये राखिए आंगन कुटी छबाए। इसका मतलब ये कि हमको अपने क्रिटिक्स को अपने आसपास रखना चाहिए ताकि हमारे क्रिटिक हमारे जीवन में रहने वाली बुराइयों को लगातार बताते रहें और हम उसे लगातार सुधारते रहें। इसमें बिना क्रोध के अपने अंदर में एक सुधारात्मक स्वभाव हमेशा होना चाहिए। यदि आपकी जो जन्म कुंडली में नहीं हो तो क्या करना चाहिए, ये आज का प्रश्न है। तो हमें करना चाहिए गणपति का पूजन, तो हमें करना चाहिए लक्ष्मी नारायण की पूजा, तो हमें हरी मूंग का दान करना चाहिए, दूब और हरी घास का दान करना चाहिए, हरे वृक्ष हरे पेड़ पौधों के आसपास की सेवा करनी चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मतलब हमारे पास में किसी भी बुराई को दूर करने के 5 रास्ते हैं: नाम का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ। तो इन 5 बातों के संसर्ग में रहेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी बुराई आपके अंदर में रुक नहीं पाएगी। बुराइयां हो सकती है, मनुष्य का जीवन है, मगर इन बुराइयों से आप कभी पीड़ित नहीं होंगे। एक छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी पंडित जी कि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ किसी भी बात को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका एक सकारात्मक साइड नजर आएगा। अगर आपके कोई कमी बता रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमेशा एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं या हमारे अंदर क्या कमी है। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो रिस्पेक्ट कीजिए और उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। राइट, एकदम सही चीज है, क्योंकि मेरे चेहरे पर क्या बुराई है ये तो सामने वाला ही बता सकता है। सही कह रहे हैं। और इसलिए चाहे आप अपने व्यवहारिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, सुधार की आवश्यकता हर समय हर एक व्यक्ति के जीवन में रहती है, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। जी, लेकिन इन सभी चीजों के लिए रहता है कि आप पॉजिटिव अप्रोच जरूर रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण जरूर रखें। तो इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। और अब कॉलर्स का समय हो चुका है पंडित जी, अपने पहले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। ममता जी हमारे साथ हैं कोरिया से। ममता जी सवाल पूछेगा, साथ ही आपका जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरुजी मैं खुर्जा जिला बंसर से बोल रही थी जी। मुझे गुरुजी अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का जन्म है 1/8/93 सुबह 8:15 खुर्जा जिला बुलंदशहर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी आपने पहले बताया था कि ये 1000 किलोमीटर दूर पे है इसकी पोस्टिंग,
तो गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, इसका मतलब कोर्ट से जीत गए हैं सब, लेकिन इनका अधिकारी ट्रांसफर करने को राजी नहीं है। तो गुरुजी मतलब ये बताइए, मतलब ये घर के पास आ जाएगा या घर जिले में आ जाएगा या जिले के आसपास आ जाएगा, मतलब इसका कुछ होगा या नहीं? चलिए एक और अगर ये दूसरी पोस्टिंग चाहता है, कहीं दूसरी सर्विस, तो मतलब यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है, उसमें आएगा या नहीं? आप चिंता बिल्कुल मत करिए। जब एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। आप अपने बेटे के लिए बिल्कुल चिंता मत करें। उनका जन्मलग्न सिंह राशि उनकी धनु है। चतुर्थेश बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे, उन्हें अपनी माँ की रोटियां खानी है पक्के तौर पर। ये बिल्कुल नोट करके रखिए। बस आप अपने बेटे से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें और 108 पाठ किसी भी मंगलवार के दिन वो कर ले। थोड़े से मसूर की दाल गुड़ का दान करें, देखें आपका बेटा आपके पास आता है कि नहीं। और जैसे मैंने कहा कि एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा बच्चे को हमेशा पहना के रखे और बच्चे से कहे कि गुस्सा बिल्कुल ना करे, वाणी पर संयम रखे, तभी उसकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होगा। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं, वाणी का संयम तो मुझे लगता है कि हर राशि के जातक और हर वर्ग और हर उम्र में आपके काम ही आएगा। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं, कोरबा से हमारे साथ विभा जी हैं। विभा जी अपना सवाल पूछिएगा। पंडित जी प्रणाम। विभा जी आपको प्रणाम। आपको फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। सर मैं अपने बच्चे के लिए जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2003, दिन शनिवार, और समय शाम के 6:11 से। और जन्म स्थान कोरबा। जी कोरबा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर अभी बच्चा 12वीं की परीक्षा दे रहा है, मैं उसको मेडिकल की लाइन में भेजना चाहती हूँ, तो कुछ ऐसा योग बन रहा है कि नहीं पंडित जी? मेडिकल की लाइन में भेजना चाहती हूँ। बच्चा डॉक्टर बन पाएगा कि नहीं, 12वीं के एग्जाम दे रहा है। अभी सवाल ये है कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला राशि इसकी सिंह है, तो ऐसा तो कह सकते हैं कि उसके सप्तम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, एकादशी सूर्य है, तो माना जा सकता है कि बच्चा एक अच्छा कंसल्टेंट होगा। और उच्च के बृहस्पति हैं, जिसकी तारीफ करते हुए तो ज्योतिष शास्त्र भी कम पड़ता है। और बुध की अंतर्दशाएं हैं। आप कहें तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपका बेटा एकदम बढ़िया डॉक्टर बन जाएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे को अभी से कह दें कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर देवे, ठीक है? क्योंकि मुझे से लगता है कि जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो आपको मेरी बड़ी याद आएगी। और एक दूसरी बात और भी है जो आपने नहीं पूछी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ऊपर याद से पहना दें और बच्चे से कहें कि ओम ग्लौं गौं गणपते नमः। बड़ा आसान है। मेडिकल के इस पढ़ाई में हो सकता है उसे बहुत सारा समय ना मिले, तो अपने हाथ में करमाला में, है ना, ओम ग्लौं गणपते नमः, ऐसे हाथ से ही वो गणपति के मंत्र का जप करे। गणपति को मानसिक प्रणाम करके और मानसिक पूजा कर लिया करे और एक दिया जला दिया करे। बस इतना उसको कहें कि इतना नित्यचर्या में करे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जीवन बढ़िया हो जाएगा। चलिए, तो लगातार आप सभी के सवालों के जवाब पंडित जी दे रहे हैं और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप इस कार्यक्रम को लाइव भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन तमाम जगहों पर IBC24 के हैंडल को फॉलो करना होगा। वो अनिवार्य रूप से करें। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्ग से हमारे साथ हमारे कॉलर हैं माधव दास। अपना सवाल पूछेगा। माधव जी, आपको अगर हमारी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव मैं ये बोल रहा था कि मैं अपने बच्चे के बारे में जानकारी चाहता हूँ। नहीं, हम आपके बच्चे की जानकारी जरूर बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12/7/2013। 12/7/2013 और जन्म समय बता दें। समय दोपहर के 1:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल। बहुत सुंदर। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? 13/9 लगभग 4th में केवी में जा रहा है, क्लास 4 में है। हाँ, क्लास 4 में होगा। जी क्या जानना चाहते हैं? ये बच्चे का थोड़ा भविष्य जानना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा करता है और पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी? कम आयु में डेथ हुई थी? नहीं, कम आयु में डेथ नहीं हुई, किसी का अकाल मृत्यु तो नहीं हुई। नहीं सर, आपकी 3 पीढ़ियों में काफ़ी सारी डेथ हुई है। चलिए आइए मैं बताता हूँ। यदि हुई हो आप अपने पूर्वजों से बात कर लीजिएगा। अगर हुई हो तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराइएगा। सवाल है कि ये प्रश्न यहाँ क्यों? क्या शांत कराएं गुरुदेव?
3 पीढ़ियों में आपके बहुत सारी डेथ हुई है, 1-2 नहीं, बहुत सारी डेथ हुई है, तभी इस प्रकार का लग्न में शनि राहु आता है। लग्नस्थ शनि राहु का मतलब है कि आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है और इस अकाल मृत्यु के कारण आपके बच्चे के लग्न पर शनि राहु का योग बना है। ये पितृदोष कहलाता है। पुन्नामनो नरकादस्मत् पितरम त्रायते सुतः। अभी थोड़ा सा समय ले लें, है ना। अभी ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पितृदोष क्या होता है और पितृदोषों का समाधान क्या होता है। कई बार हमारे दर्शक अपने इस प्रश्न से ही उलझते रहते हैं, है ना। पितृदोष क्या होता है? जब आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है और उसकी मुक्ति न हो तो हमारे शास्त्र में पितृदोष होता है, क्योंकि हर बच्चे के ऊपर में अपने पिता की मुक्ति का कर्ज है, राइट। और पुन्नामनो नरकादस्मत् पितरम त्रायते सुतः। पुत्र शब्द का अर्थ ही है जो अपने बार बार उत्पन्न होने वाले नरकों से पितरों को बचाए, उसका नाम पुत्र है। तो यदि किसी के घर में अकाल मृत्यु होती है तो उसके आने वाली जनरेशन, यदि उसके मुक्ति ना हो तो आने वाली जनरेशन की जन्म कुंडली में शनि राहु जैसे ग्रहों का योग बनता है। और ये बताता है कि बच्चे की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो सकता है, स्वभाव में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा, स्वभाव में गुस्सा रहेगा, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रहेगी, जीवन में अनुशासन नहीं रहेगा, है ना। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, संगत अच्छी नहीं रहेगी, इन्हें बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो धर्म सिंधु में लिखा 223 या 224 पेज नंबर 222, 223 और 224 में किस प्रकार गर्भाधान के गर्भ की मृत्यु हो जावे तो ऐसे संतान को मारने वाले पिशाच के उपद्रवों की शांति के लिए किसी भी महीने के पंचमी या एकादशी में किसी नदी के किनारे मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके परिष्कलशों की स्थापना करके और फिर विधिवत पलाश विधि के द्वारा एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना, सर्प श्राद्ध करना और रुद्राभिषेक करना। ऐसा करने से बच्चों के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो ये आपके आने वाली संतति के लिए बहुत अच्छा होगा। इसे हमारे यहाँ पे शास्त्र में संतत्यावरोध भी कहा कि संतान के जीवन में व्यवधान आते हैं। तो इसे बहुत गंभीरता से जो भी हमारे दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, ये केवल आपके लिए नहीं, हजारों हजार दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हों और उनकी कुंडली में कहीं शनि राहु एक साथ बैठा हो किसी भी जगह पर, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। आप भी कराइए और इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाइए और बच्चे से कहें कि नित्य भगवान शिव की पूजा करें। निश्चित तौर पर आपका बच्चा मार्गी भी होगा और बहुत सज्जन होगा और बहुत सफल होगा। जी पंडित जी, हम बात कर रहे थे पितृदोष के, उसके बारे में आज शो के अंतिम में जरूर चर्चा करेंगे कि पितृदोष और कालसर्प योग ये दोनों जो होता है किस तरह से अलग होता है और दोनों के क्या मायने हैं। नहीं, इसके अलावा हम चर्चा करेंगे ग्रहण दोष की, इसके अलावा चर्चा करेंगे हम गुरु चांडाल दोषों की, जो कि सभी के सभी राहु के दोष हैं। तो आप एकदम दिमाग में रखिए कि पितृदोष, गुरु चांडाल योग, ग्रहण दोष किसे कहते हैं और फिर अंत में राहु कालसर्प क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो शो के अंतिम में इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। झारखंड से हमारे साथ राजेश जी है। राजेश जी, अपना सवाल पूछिएगा। राजेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी सर जी, फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें, समय कम है। ये पंडित जी, मुझे अपनी नई बेटी पैदा हुई है कल, उसके बारे में कुछ जानना है। बहुत बहुत बधाई आपको। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 2022। बहुत सुंदर। और जन्म समय 5:32 शाम में। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान गुमला, झारखंड। बहुत अच्छा। क्या बनाएंगे बच्ची को आप, क्या बनाना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बने। क्या बात है, क्या बात है भाई, बेटी डॉक्टर बने ऐसा पापा चाहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि बेटी क्या बनेंगे। आपकी बिटिया का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी वृश्चिक है, ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। इसका नाम युविका रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और बच्ची को मूल लगा है तो मूल की शांति आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि ज्येष्ठा का मूल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्येष्ठा जो नक्षत्र गण्य दोष है, इसमें 27 दिनों के बाद आपको विधिवत बच्चे की नक्षत्र शांति करानी पड़ेगी और उसके बाद ही आप इसको देख पाएंगे, इसको गोद में उठा पाएंगे। मतलब 27 दिन तक थोड़ा सा इंतजार करिएगा और ये नक्षत्र शांति याद से करा लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है, भाग्येश लग्नस्थ है, थोड़ी सी बच्ची व्योमसिकल मगर बेहद भाग्यशाली, चतुर्थी शनि, बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा, 5वें स्थान में मंगल के साथ में गुरु, खूब ऊर्जा, 7वें स्थान में सूर्य बुध, बहुत अच्छा पार्टनर, 6ठे स्थान में सूर्य शुक्र राहु। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विदेश जाकर के दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी। मतलब कुल मिलाकर के बच्ची बहुत भाग्यशाली है। ईश्वर इस बच्चे को खूब दीर्घायुष और अच्छा बनावे।
चलिए अगली कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। रायपुर से बसंत जी हमारे साथ हैं। बसंत जी अपना सवाल पूछेगा, अपना जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। बसंत जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हेलो। चलिए बसंत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि पंडित जी हम जिस बारे में चर्चा करने वाले थे उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीनवाइल अगर बसंत जी जुड़ेंगे तो उनसे सवाल भी ले लेंगे। बहुत बढ़िया, शुरू। बिल्कुल, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि पितृदोष और काल्प सर्प योग, हाँ। इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों एक ही होते हैं? कुछ बहुत से लोगों के मन में ये आता होगा। चलिए हम काल सर्प से शुरू करें, बिल्कुल, पितृदोष बिल्कुल। तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। काल सर्प योग क्या है? काल सर्प का पूरा नाम है राहु काल सर्प। तो हमारे यहाँ ग्रह शांति में हर ग्रह का एक अधिदेवता है, यानी उसका अपर कोर्ट है और प्रत्येक देवता है ना। तो एक सुपरिंटेंडेंट, एक दूसरा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है ना। ऐसे ही राहु के अधिदेवता काल है, प्रत्येक देवता सर्प है। तो नाम पूरा पड़ा राहु काल सर्प। महाराष्ट्र के नासिक के एक विद्वान हुआ करते थे, संभवतः नाथुराम पाटनकर, कोई और भी हो सकते हैं। तो इन्होंने 4 आर्टिकल लिखे। एक लिखा अज्ञात पितरों का श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा, दूसरा लिखा इन्होंने सर्पो श्राद्ध, फिर तीसरा लिखा त्रिपिंडी श्राद्ध और चौथा लिखा राहु काल सर्प। कालांतर में राहु लोग भूल गए, काल सर्प याद रख लिया। तो राहु काल सर्प कुछ नहीं, राहु दोषों को ही राहु काल सर्प कहते हैं। जब राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंस जाए तो आमतौर पे जीवन में काफी ज्यादा असुविधाएं होती हैं, असफलताएं होती हैं और काफी विलंब होता है। तो इसके लिए आप राहु काल सर्प इसे समझ सकते हैं। अब आता है पितृदोष। जब काल पुरुष के 10वें और 11वें स्थान के स्वामी शनि होते हैं, वो जब राहु से आक्रांत होते हैं तो इसे पितृदोष कहते हैं। जब काल पुरुष के बृहस्पति जो भाग्येश और द्वादशेश राहु से आक्रांत होते हैं तो गुरु और चांडाल, राहु को यहाँ पे चांडाल शब्द कहा क्योंकि गुरु जो है परम पवित्र है और वहां पर राहु का योग उसे चांडाल बना देता है। तो राहु की प्रकृति के कारण गुरु की प्रकृति भी खराब हो जाती है और राहु और गुरु के दशाओं में बुरा फल मिलने लगता है। इसे गुरु चांडाल दोष कहा। फिर आगे चल करके देखा कि जब चंद्रमा राहु को डसता है तो एक कहानी है कि राहु जब समुद्र मंथन होने लगा तो राहु नाम का एक दैत्य था जिसने अमृत पी लिया। तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि गड़बड़ हो गया तो भगवान ने चक्र निकाल करके 2 हिस्से कर दिए। तो सर बना राहु और केतु बना धड़। तो स्वभाव भी ऐसा ही है कुछ। राहु लग्नस्थ होने से फैंटेसी और केतु लग्नस्थ होने से आपकी ब्रुटैलिटी आती है। तो ये एक बात है। अब चंद्रमा जब राहु से आक्रांत हो जाए तो इसे चंद्र ग्रहण दोष बोलते हैं और सूर्य जब राहु से आक्रांत हो जाए तो सूर्य ग्रहण दोष होते हैं। तो अब आपके पास में 4 ऐसे राहु के योग दिखाई पड़े। जब राहु केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसी, ये काल सर्प दोष। शनि राहु से आक्रांत हो जाए तो पितृदोष, गुरु राहु से आक्रांत हो जाए तो गुरु चांडाल दोष और सूर्य चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो ग्रहण दोष होता है। अब इन सभी दोषों में होता क्या है और इनका निदान क्या है, इस पर भी चर्चा कर लें। पितृदोषों की शांति के लिए आपको एक पलाश विधि के द्वारा पितृ शांति, सर्प दोष, सर्प शांति और रुद्राभिषेक करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के दोषों के लिए भगवान शिव का आराधन करना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए और गुरु चांडाल दोषों की शांति के लिए विधिवत गुरु और राहु की शांति करानी चाहिए। इससे आपको फायदा होता है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की। मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत से लोग थोड़े सा कंफ्यूज भी रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जीवन में ये सारे दोष ना आए और अगर आए तो फिर पंडित जी हैं ही उपाय के लिए। चलिए, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर आप सभी के सवालों के जवाब। सतारे हमारे खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।